नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी बजट सत्र से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन। आज राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। मिडिल ईस्ट के हालातों पर बोलेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बोलेंगे। बजट सत्र का दूसरा चरण का आज 10वां दिन है और राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी और मिडिल ईस्ट के हालातों पर बोलेंगे पीएम मोदी। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 10वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट में जारी जंग से बने हालातों पर राज्यसभा में दोपहर 2 बजे बयान देंगे। उन्होंने सोमवार को ईरान जंग पर लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हुए हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा और हम कोरोना के समय भी एकजुट से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो और इसके लिए 27 की जगह अब 31 देशों से इंपैक्ट हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमारी मंजूरी नहीं है, होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात की है। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने खाड़ी देशों के राजदूतों से भी मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी मार्को रूबियो के साथ लंबी बातचीत हुई है, जिसमें मिडिल ईस्ट के हालातों और उनके दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई है। खास तौर पर ऊर्जा रक्षा को लेकर भी और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है और आगे भी संपर्क में रहने की बात कही गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के राजदूतों से भी मुलाकात की है और इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के राजदूत शामिल हुए और इस दौरान सभी ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर अपने विचार साझा किए। जयशंकर ने इन देशों को वहां रह रहे भारतीय लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है और ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में भारत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भी एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद बने हालातों से निपटने के उपायों के बारे में भी बातचीत की गई है। खास तौर पर देश में अनाज, फ्यूल और खाद्य की सप्लाई को सुरक्षित रखने पर भी ध्यान दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार हालातों को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बात की है और ये बातचीत बेहद ही खास मानी जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एस जयशंकर से ये बातचीत बेहद ही खास बताई जा रही है। बता दें कि मध्य पूर्व में बने हालातों को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से ये खास बातचीत की है। मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से बातचीत की है और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई है। ऐसे में ये बातचीत बेहद ही खास मानी जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एस जयशंकर से खास बातचीत हुई है। ऐसे में इस बातचीत को एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद साझा की है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है। ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। ईरान लेबनान पर हमला रहेगा जारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी दे दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बात की है और ट्रंप से बातचीत के बाद से नेतन्याहू का ऐलान ईरान लेबनान पर हमला जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के पावर प्लांट पर कार्रवाई को 5 दिनों के लिए टालने की बात कर रहे हैं, लेकिन इजरायल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और वो रुकने वाला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका
आर्मी की तरह से हासिल की गई उपलब्धियों का लाभ उठाकर हम समझौते में युद्ध के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और ये डील हमारे महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करेगा। नेतन्याहू ने आगे कहा है कि हम ईरान और लेबनान दोनों पर अटैक जारी रखे हुए हैं और हम मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु कार्यक्रमों को कुचल रहे हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। हम और आगे बढ़ रहे हैं और हमले जारी रहेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा करेंगे। और इसी बीच ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की समय सीमा फिर से बढ़ाकर और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर अटैक को 5 दिनों के लिए टाल दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान के एक सम्मानित नेता के साथ बातचीत कर रहा है और किसी भी डील में ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना शामिल होना चाहिए। इसके अंतर्गत अमेरिका को ईरान का समृद्ध यूरेनियम लेने में भी इजाजत दी जाएगी। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि ईरान और लेबनान पर हमला जारी रहेगा। नेतन्याहू का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है। ट्रंप ने से बातचीत के बाद से नेतन्याहू का अब बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान और लेबनान पर हमला जारी रहेगा। हालांकि ट्रंप का कहना है कि 5 दिनों के लिए युद्ध को टाल दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप हार मान चुके हैं, क्योंकि 5 दिनों के लिए युद्ध के विराम की बात कर रहे हैं। तो उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमले जारी रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें और हमारे साथ संदीप जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि युद्ध का आज 25 दिन है, किस तरीके से देख रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनिता जी। आज 25 दिन है, युद्ध की ही बात करूंगी, शुरुआत युद्ध से ही करूंगी। 25वें दिन किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है अनीता जी, ऐसी अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो युद्ध है ये 25 दिन तक चला जाएगा और आज 25वां दिन है। और कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि जितना कमजोर करके ईरान को आंका गया था, ईरान कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होकर के उभरा है। जिस तरीके से ईरान ने जो अमेरिका के गल्फ कंट्रीज में बेस बने हुए उन पर लगातार हमला किया और इजराइल की तो कहिए बैंड बजा के रखी है, जहां पर इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं वहां तक हमला ईरान ने कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका सोच रहा है कि ये युद्ध किसी तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाए या इसमें पीछे हटा जाए या किस तरीके से समझौते हो जाए। लेकिन इजराइल अभी भी मैदान में डटा हुआ है, इजराइल के अपने हित है और इस युद्ध में अब ये लगने लगा है जैसे इजराइल और अमेरिका की भी जो राय है वो एक राय नहीं है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि अंदर खाने बातचीत चल रही है रसिया के माध्यम से, रसिया को बीच में लेकर के ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात चल रही है। तो अभी ये देख बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, बयान जो निकल कर सामने आ रहे हैं, ट्रंप से बातचीत के बाद से नेतन्याहू का ये ऐलान है और ऐसे में ईरान लेबनान पर हमला जारी रहेगा। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। ट्रंप से बातचीत के बाद से नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि 5 दिनों के लिए युद्ध को टाल दिया जाए और ऐसे में अब नेतन्याहू का ऐलान है कि युद्ध जो है वो लगातार जारी रहेगा। ईरान लेबनान पर हमला जारी रहेगा, नेतन्याहू का ये बयान है। वहीं ट्रंप का बयान जो है कि युद्ध को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से बयान आए हैं कि 5 दिन के लिए बिल्कुल को टाल दिया जाए, वहीं इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है और ईरान भी लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिका और इजराइल की एक राय बनती है, 5 दिन के लिए इस तरीके का युद्ध विराम होता है या ये लड़ाई जो है लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, ट्रंप का जो युद्ध विराम की बात करने की बात कर रहे हैं, क्या ट्रंप जो है वो हार मान गए हैं? देखिए, बिल्कुल ट्रंप को ये मालूम है कि दुनिया के कई देशों में वो लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और ऐसे में अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का इसको लेकर के काफी विरोध, आंतरिक विरोध ट्रंप को झेलना पड़ रहा है। वहां की जनता भी इस युद्ध में नहीं उतरना चाहती और वो इस तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहती। इस तरीके से वहां की महंगाई बढ़ सकती है, उन चीजों से वो बचना चाहते हैं।
लेकिन इस तरीके के आरोप लगातार ट्रंप पर लगते रहे कि इजराइल ने या कहिए बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको मिसगाइड करके इस युद्ध में धकेल दिया है। तो अभी देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या बैकफुट पर जा रहा है या लड़ाई से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है या इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका के इसके पीछे क्या हित हो सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, रशिया के माध्यम से। ठीक है संदीप जी, ट्रंप ने पहले 48 घंटे का समय दिया था, उसके बाद 24 घंटे के बाद से अब बोल रहे हैं कि 5 दिनों के लिए युद्ध विराम कर देते हैं। और नेतन्याहू का बयान आप देख ही रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि युद्ध जो है वो लगातार जारी रहेगा। यानी कि इन दोनों में पहले तो मतभेद हो गया है और अब ट्रंप भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। तो क्या इजराइल जो है वो अकेला पड़ गया? देखिए अनीता जी, इसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं मतभेद आपस में उभर करके सामने आ रहे हैं। एक मतभेद तो ये हो सकता है कि ईरान से अमेरिका इतनी दूर है, अमेरिका के ऊपर कोई मिसाइल नहीं मारी जा सकती, जबकि लगातार इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है। तो इजराइल भी बदला लेने की भावना से लगातार कार्रवाई चाहता है। अगर इजराइल पीछे हटेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू के जो वहां पर समर्थक हैं, जो उसका वोट बैंक है या उसके जो देश के लोग हैं, वो कहेंगे कि इजराइल को आपने हरवा दिया। तो हार का टैग कोई भी लेना नहीं चाहता, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बढ़त बनाए रखना चाहते हैं। और अमेरिका को यह डर सता रहा है कि उसके जो गल्फ कंट्रीज में जो उसके बेस बने हुए, सैन्य बेस बने हुए, सैन्य अड्डे बने हुए, उन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में जिन देशों में हमले होते हैं वो यदि अपने अमेरिका को ये कह सकते हैं कि आप अपने सैन्य अड्डे यहाँ से हटाइए, आपकी वजह से हमारे देश को खतरा हो रहा है, हमारे देश में हमले हो रहे हैं, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारी गैस की या ऑयल की जो रिफाइनरी है वो खत्म होती चली जा रही है। तो कोई भी देश अमेरिका की वजह से क्यों रिस्क लेगा? क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा क्षेत्र पर ही हमला करेगा। होर्मुज की अगर मैं बात कर लूं, होर्मुज अभी भी काफी बातचीत को लेकर और सुर्खियों में बना हुआ है। होर्मुज अगर नहीं खुला तो और भी ज्यादा संकट बढ़ना रहेगा। देखिए बिल्कुल, होर्मुज ये कहिए पूरी दुनिया की एक ऑक्सीजन है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जब तक स्टेट ऑफ होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा पूरी दुनिया में चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती। और ये एक एनर्जी सेक्टर है जो गैस और डीजल पेट्रोल गाड़ियां ही चलती है और हमारा खाना ही नहीं बनता, इनसे पूरी इंडस्ट्री चलती है, इनसे पूरी एयरलाइंस चलती है, इनसे पूरा एयर ट्रैफिक चलता है। ये धीरे धीरे कोई चीजें रुकने लगेगी। इवन चीजों में हमें डायरेक्ट इनका इस्तेमाल होता हुआ दिखाई नहीं देता, जैसे हमारे घरों। ठीक है, जुड़ने के लिए संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और शेयर बाजार में तेजी के साथ जो है वो शुरुआत हुई है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो 336 अंक की तेजी के साथ वो ओपन हुआ है और ईरान और इजराइल वॉर के चलते सभी इंडेक्स में बिकवाली हावी रही है। लेकिन आज ऑटो और साथ ही पीएसयू बैंक डिफेंस में खरीदारी देखी जा रही है। डिफेंस सेक्टर में 2% से ज्यादा की बढ़त आई है और इसके अलावा निफ्टी ऑटो और मेटल में भी 2% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। निफ्टी की अगर बात करें, एशिया पेंट्स और श्रीराम फाइनेंस और जियो फाइनेंस, L&T जैसे कई ऐसे शेयर हैं जो कि शामिल है। वहीं पावर ग्रिड के शेयर जो है 1% की गिरावट देखी जा रही है। वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरी में एक से ज्यादा जोरदार विस्फोट हुए हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि धमाका इतनी तेज था कि आसपास के घर हिल गए हैं और आसमान में दूर दूर से काला धुआं दिखाई देने लगा है। घटना के तुरंत बाद ही सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने निवासियों को घरों के भीतर रहने के निर्देश दिए हैं और मौके पर दमकल विभाग और आपातकालीन टीमों की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भी वायु गुणवत्ता की निगरानी में जुटी हुई है। इसके साथ ही टेक्सास के पार्ट्स में एनर्जी की रिफाइनरी में जोरदार ये विस्फोट की खबर निकलकर सामने आई है। धमाके की खबर, रिफाइनरी में आग लग गई है और प्रत्यक्षदर्शियों ने एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनने का जिक्र किया है। विस्फोट के साथ ही आसपास के घर हिल गए हैं और अभी तक इस घटना में किसी के घायल होने की कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरी कंपनी है और इससे प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन 2.3 मिलियन बैरल है। टेक्सास के सैन एंटियो में मुख्यालय वाली ब्लोरो के पास अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में कुल 15 रिफाइनरियां हैं।
वहीं कुवैत के कई हिस्सों में सुबह बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर निकलकर सामने आई है। बिजली, पानी और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। देश के 7 ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन सेवा से बाहर हो गई है और ये समस्या एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा किए जा रहे इंटरसेप्ट्स के बाद से गिरने वाले मलबे और छर्रों की वजह से पैदा हुई है। मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक आसमान से गिरे मलबे की वजह से बिजली की लाइनों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते कुवैत के कुछ चुनिंदा इलाकों में आंशिक रूप से बिजली चली गई है। तकनीकी टीम और आपातकालीन दल इस समय सक्रिय हैं और ग्रिड पर पड़ने वाले किसी भी अन्य असर को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिजली सेवा को फिर से बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही संबंधित साइडों को सुरक्षित अधिकारियों द्वारा सुरक्षित घोषित किया जाएगा, विशेष टीमें जो हैं वो तुरंत ही काम शुरू कर देंगी। सुरक्षा के लिहाज से ये पालन और नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मरम्मत की प्रतिक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि शहर में सुनाई दिए गए धमाके डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मनों के मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम करने की वजह से हुआ था। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन इसकी आंच अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रही है। हजारों किलोमीटर दूर लंदन की सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है। उत्तरी लंदन में यहूदी समुदाय की 4 एम्बुलेंस में आग लग गई है और ये एम्बुलेंस जो है गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन की थी। तो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक नेक दिल संस्था है जो कि मेडिकल इमरजेंसी में लोगों की जान बचाती है, बिना किसी धर्म या जाति का भेद किए हुए। और इसके एम्बुलेंस सिर्फ यहूदी समुदाय पर हमला नहीं, इंसानियत पर भी हमला बताया जा रहा है। लंदन फायर ब्रिगेड ने तुरंत ही 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 3 बजे आग पर काबू पाया गया। लंदन पुलिस ने इसे यहूदी विरोधी नफरती अपराध बताया है और जांच शुरू कर दी है। एम्बुलेंस वाली घटना के साथ ही लंदन पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि ब्रिटेन में ईरानी समर्थक साजिशों का पता चल रहा है और ये साजिश ईरान विरोधी लोगों को, यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 24 और 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कोलकाता में संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। वो राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर नितिन नवीन ने कहा था कि जिस तरह से बंगाल बांग्लादेशियों के देश में घुसने का रास्ता बन गया है, उससे हमारे डेमोग्राफिक बैलेंस के बिगड़ने का खतरा है। नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय क्षेत्रों के दिग्गजों से बात करते हुए कहा कि बंगाल पहले सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन इसमें तेजी से गिरावट हो रही है और इसका जिम्मेदार राज्य सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से इसको महत्व देना था, इसे लेकर यहाँ तक कि राज्य सरकार ने भी महत्व ही नहीं दिया। भारत की अर्थव्यवस्था में पहले बंगाल का 10% योगदान होता था, जो कि आज घटकर 5% पर आ गया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की राज्य सरकार की मानसिकता क्या है। तो वहीं केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में भी बदलाव किए जाएंगे और इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 500 से ज्यादा होकर 816 हो सकती है और इसमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए सोमवार को एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सहमति बनने पर बिल इस हफ्ते पेश किया जाएगा। दरअसल 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था और इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होगा और अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। इससे प्रोसेस तय समय पर पूरी हो सकेगी और आरक्षण लागू किया जा सकेगा। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक
पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है। केजरीवाल ने ये बात शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के किताब लॉन्च के दौरान दिल्ली में कही है और इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता मौके पर मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि एक समय ऐसा होता था जब एक भी नेगेटिव कमेंट आते थे तो इनकी पूरी मशीनरी मिलकर उसको डिलीट या फिर म्यूट कर देती थी, लेकिन अब तो मोदी जी एक पोस्ट करते हैं तो नीचे में सिर्फ गालियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पहले जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बनाता था तो उनको जेल हो जाती थी, लेकिन अब इतने मीम बन रहे हैं कि किस किस को जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया पर पूरा माहौल और इकोसिस्टम ही बदल चुका है। वहीं आपको बता दें कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले मैं संजय राउत जी को बधाई देना चाहता हूँ ये किताब लिखने के लिए। इसमें फैक्ट्स भी हैं बहुत सारे और बहुत इमोशनल किताब भी है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो ज़रूर इसको पढ़िएगा। मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं, उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के अंदर वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं, इन्होंने हजारों लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं, उसके बावजूद वो सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मोदी जी एक पोस्ट डालते हैं, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो। एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलके एक भी नेगेटिव कमेंट अगर आता था तो उसको ये लोग डिलीट या म्यूट या कुछ, मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता, वो कुछ कर देते थे। अब तो पूरा का पूरा मोदी जी एक ट्वीट करते हैं, नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं उनको और कुछ नहीं होता उसके अलावा। सबसे कोलंबिया में उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 110 सैनिकों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये हादसा बेहद ही भयावह था। ताजा जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 66 हो गई है। बता दें कि सोमवार को सैनिकों को ले जाते समय ये विमान पेरू की सीमा के पास स्थित एक नजदीकी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त विमान में 110 सैनिक सवार थे और ये दुर्घटना एक शहरी क्षेत्र के महज 303 किलोमीटर दूरी पर हुई है और इसके साथ ही लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया है। स्थानीय मीडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो में हादसे वाले इलाके में काले धुएं का गुबार उठते हुए दिखाई दे रहा है। सैन्य विमान हादसे की इस घटना पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी चिंता व्यक्त की है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।